हाँ जी, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के फिजिकल ज्योग्राफी। इससे पहले की क्लासों में जब हमने पढ़ा था, वो था आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने इसके सारे के सारे देश और राजधानियों को पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने इसकी आउटलाइन कंप्लीट कराई थी, जिसके अंतर्गत हम सारे द्वीपों के बारे में पढ़ चुके थे। द्वीप, प्रायद्वीप, सागर, खाड़ियाँ, जल संधि, ये 5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है? तो यहां तक की चीजों को करने के बाद, ठीक है, अब आप समझे जरा, अब हमें क्या करना है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमने एक तो पूरे के पूरे कंट्री एंड कैपिटल्स को कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद आउटलाइंस के अंदर इस तरीके से पूरे अमेरिका को कवर किया था, जिसमें बहुत सारे हमें आइसलैंड कवर किए थे। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे हमने गल्फ और बे को कंप्लीट किया था, और गल्फ बे का डिफरेंस क्या था ये भी मैंने करा दिया था। बहुत सारे हमने सी कवर किए थे, बहुत सारा हमने पेनिनसुला भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पेनिनसुले भी कंप्लीट किए थे। ठीक है, आइसलैंड, गल्फ बे, सी, पेनिनसुला और भी फैक्ट वगैरह थे, वो हमने कवर कर लिया था। तो ये सारी स्टडी हमारी अभी तक की क्लास में कंप्लीट हो गई है, और कंट्री कैपिटल कवर कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। फिजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम अभी दो चीजों को पढ़ेंगे, एक है माउंटेन्स और दूसरा है प्लेटू। पहली क्लास के अंदर हम माउंटेन्स को कंप्लीट करेंगे, सेकंड क्लास के अंदर हम प्लेटूज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर रिवर सिस्टम, लेक सिस्टम, इन सारी चीजों पर आएंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी, उसके अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक या भौतिक संरचना। तो इस फिजिकल स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे पूरे का पूरा, तो फिजिकली नॉर्थ अमेरिका को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर 4 पार्ट्स की स्टडी करें कि कौन कौन से 4 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट्स में देखेंगे तो यहां पर आपको डार्क ब्राउन कलर दिखेगा। तो इस डार्क ब्राउन कलर्स को कहा जाता है माउंटेन्स। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक माउंटेन्स रीजन मिलेगा। इस माउंटेन्स रीजन को वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के नाम से पढ़ा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो फर्स्ट जो सेक्शन है हमें उसको कहते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो यहां से लेकर ये पूरे का पूरा यहां तक आपको ये पूरा जो बेल्ट है, ये बेल्ट आपका कहलाएगा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। इसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लेटूस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो हडसन बे है, यहां पर हमने पढ़ा था हडसन। इस हडसन बे के चारों ओर एक बड़ा बेल्ट है, यहां पर एक बहुत बड़ा एरिया मिलता है। हडसन की खाड़ी के चारों ओर का एक बहुत बड़ा एरिया है। इस पूरे बेल्ट को कहा जाता है कनेडियन शील्ड। तो ये बेल्ट क्या कहलाएगा हमारा? कनेडियन शील्ड। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है, हडसन बे के सराउंडेड जो पूरे का पूरा बेल्ट आता है, इस ऑल बेल्ट्स को कहा जाएगा कनेडियन शील्ड। इसके बाद अगर आप ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं तो यहां पर भी कुछ माउंटेन्स एरिया ही आपको मिलता है। इसको ईस्टर्न हाईलैंड बोल देते हैं। और इसके बाद जो बीच का पूरा एरिया बचता है, ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा हमारा, ये सेकंड हो गया। यहां पर जो एरिया बचता है उसको हम कहते हैं प्लेन्स, मैदान का क्षेत्र। तो फिजिकली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो पहला पार्ट आता है हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। सेकंड पार्ट को हम कहते हैं यहां पर कनेडियन शील्ड। थर्ड पार्ट जो आता है उसको ईस्टर्न हाईलैंड। और जो 4 पार्ट आता है इससे कहा जाता है प्लेन्स, या ग्रेट प्लेन्स बोल सकते हैं, या मैदान।
तो ये 4 सेक्शन हैं, ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा हो गया, इसको हिंदी में भी हम पश्चिमी कॉर्डिलेरा ही बोलेंगे। ठीक है, बाकी कैनेडियन शील्ड पूर्वी उच्च भूमि कह सकते हैं इसको, बाकी के शब्द नॉर्मल रहेंगे। और प्लेन्स को आप जानते हैं हम मैदान कह सकते हैं, कैनेडियन शील्ड को शील्ड ही बोलेंगे। अब ये है क्या, इस चीज को समझते हैं। अगर हम सबसे पहले वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की बात करें तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का मतलब क्या, तो इसमें पहले तो याद रखो इसके अंदर आपको एक तो प्लेटूस मिलेंगे, दूसरा यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे। कैनेडियन शील्ड की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का हाईलैंड एरिया ही है, लेकिन प्रेजेंट में ये क्या है, पूरे का पूरा इरोज्ड है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इरोजन हुआ है, तो ये एक प्लेन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और ईस्टर्न प्लेटू के अंदर जो हमें मिलता है वो एक माउंटेन मिलता है जिसको कहते हैं एप्लेशियन माउंटेन, और प्लेन्स के अंदर हमें पूरे का पूरा ग्रेट प्लेन्स मिल जाते हैं। ये सब एक एक करके हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो मेन स्टडी करेंगे वो 2-3 चीजों पर स्टडी होगी। प्लेन्स को मैं अलग से करा दूंगा प्लेटूस के साथ। आज की क्लास में मेन हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की स्टडी करेंगे, अपलेशियन माउंटेन भी कंप्लीट कर लेंगे और कैनेडियन शील्ड को भी प्लेटूस के साथ पढ़ लेंगे। तो मेन इसमें हम माउंटेन्स को कंप्लीट करेंगे, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और ईस्टर्न आइलैंड, क्योंकि ये 2 सेक्शन जो हमारे ये माउंटेन्स वाले हैं। बाकी प्लेटूस से रिलेटेड है तो हम उसको प्लेटूस में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा। देखो यहां पर एक चीज समझ लो, अगर हम पश्चिमी कॉर्डिलेरा की बात करें तो पहले तो क्वेश्चन आता है कि कॉर्डिलेरा का मीन्स क्या होता है। कॉर्डिलेरा का मतलब होता है यहां पर पर्वतों का समूह, ऑफ माउंटेन। तो इसको क्या कहा जाता है, पर्वतों का समूह, ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स। तो पर्वतों के समूह को पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थिति हमें उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे मिलती है, पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और इसकी स्थिति के बाद अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इस क्षेत्र की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर समझी जा सकती है। तो प्लेट विवर्तनिकी, तो उत्पत्ति की जो बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर है, प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर। तो प्लेट टेक्टोनिक की अगर हम बात करें तो यहां पर 2 प्लेट्स, प्लेट टेक्टोनिक के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो यहां पर 2 प्लेटों का अभिसरण हुआ होगा। ठीक है, कन्वर्जेंस हुआ होगा ऑफ 2 प्लेट्स। अब क्वेश्चन आता है कि ये 2 प्लेटें आखिर कौन कौन सी हैं। तो अगर 2 प्लेटों का यहां पर कन्वर्जेंस हुआ है तो आखिर ये 2 प्लेटें कौन कौन सी हैं जिनका कन्वर्जेंस हुआ। तो 2 प्लेटों के अगर कन्वर्जेंस की बात करें तो यहां पर 2 प्लेटें हमें मिलती हैं। अगर इस तरीके से समझ लें इसको, एक प्लेट ये हो गया और इधर से एक प्लेट ये होती है। तो ये दोनों प्लेटों के कन्वर्जेंस से इसका फॉर्मेशन हुआ है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का। और इसमें इस प्लेट को हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और इसको कह सकते हैं हम ईस्ट पैसिफिक प्लेट। तो हम कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से हुई है, ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ ईस्ट पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो दोनों प्लेटों के कन्वर्जेंस से, तो जैसे ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहां पर क्या है, एक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके के, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा प्लेट टेक्टोनिक को एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहां पर। इस तरीके से अगर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में जो ग्रुप्स ऑफ माउंटेन है वो सारे के सारे फोल्डेड माउंटेन है।
तो जितने भी माउंटेन्स मिलते हैं, एक दो एक्सेप्शंस मिलेंगे, सारे के सारे कैसे हैं, तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा के अंदर मिलने वाले सारे के सारे पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन, जिसको मोड़दार पर्वत या हम वलित पर्वत भी लिख लेते हैं, तो इसको कई बार मोड़दार भी बोल दिया जाता है या वलित पर्वत भी बोल दिया जाता है। तो ये एक आप सिंपल सी इसकी स्टडी बता सकते हैं कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में यहां पर, तो इस जगह पर पूरे का पूरा कॉर्डिलेरा बना हुआ है। यहां पर ये जो प्लेट है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इस साइड से जो प्लेट आएगी ये पैसिफिक ओशियन की प्लेट होगी। इन दोनों प्लेटों के कन्वर्जेंस से इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा कोई एक सिंगल माउंटेन्स नहीं है, बल्कि ग्रुप्स ऑफ माउंटेन है। तो पर्वतों के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, कॉर्डिलेरा। और ये सारे के सारे वलित पर्वत के उदाहरण है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं, तो अभी इनको डिटेल से देखेंगे। तो इसमें ब्रुक्स रेंज आएगी, ठीक है, इसके अंदर ही आपका अलास्का रेंज आती है, इसी में ही कोस्ट रेंज आता है, ठीक है, इसी में ही मैकेंजी माउंटेन भी आता है। तो ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट, मैकेंजी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रॉकी माउंटेन। तो इसी में आपको रॉकी मिलेगा, और मैक्सिको के अंदर सेरा माद्रे ओरिएंटल और सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल भी मिलेंगे। और इनमें सबसे जो लॉन्गेस्ट रेंज है, तो आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी श्रेणी का नाम क्या है, तो वो सबसे लंबी श्रेणी का नाम है यहाँ पर रॉकी माउंटेन। तो ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, तो ऑल एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन। तो सभी के सभी पर्वत जो हैं, उदाहरण जो है, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जिसमें ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट, मैकेंजी, रॉकी और सेरा माद्रे ओरिएंटल और सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। इसमें एक एक्सेप्शन मिलता है इसी रेंज के अंदर, वो मिलेगा, उसको कहते हैं हम अपवाद। उस अपवाद का नाम है सिएरा नावेदा। तो सेरा नवेदा यहां पर एक अपवाद है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। तो सेरा नवेदा इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, लेकिन लोकेटेड कहां पर है, ये इसी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में ही आपको सेरा नवेदा मिल जाता है। तो इस तरीके से आप एक उत्पत्ति बता सकते हैं, किन प्लेटों के टकराने से वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की उत्पत्ति हुई है, और इस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के अंदर कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं। तो ये सारे के सारे माउंटेन्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, सारे के सारे हम पढ़ेंगे। इसलिए आप देखोगे कि तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा जो पश्चिमी तट है, ये हमारा टेक्टोनिक बेल्ट के अंतर्गत आता है। ये पूरे का पूरा टेक्टोनिक क्षेत्र है। अगर ये पूरे का पूरा टेक्टोनिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर वॉल्केनिक प्रोसेस भी सबसे ज्यादा होती है, अर्थक्वेक की प्रॉब्लम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ज्वालामुखी और अर्थक्वेक की समस्या इस पश्चिमी तट पर आपको मिल जाती है। बड़े बड़े ज्वालामुखी भी आपको इस क्षेत्र में मिल जाते हैं। तो अब एक एक करके हम सारे पर्वतों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो इस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो सबसे फर्स्ट रीजन मिलता है उसको कहते हैं अलास्का, उसके बाद कनाडा का क्षेत्र मिलता है, उसके बाद हमें अमेरिका का क्षेत्र मिलता है। और अलास्का के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो अलास्का क्षेत्र है ये यूएसए का ही एक पार्ट है। अब आप एटलस के अंदर इस अलास्का बेल्ट के अंदर जाएंगे, तो इस अलास्का क्षेत्र के अंदर आप जाओगे तो अलास्का के अंदर आपको यहाँ पर एक माउंटेन रेंज आपको मिलेगी, और एक माउंटेन रेंज आपको इस जगह पर मिलेगी। तो अलास्का के अंदर हमें दो पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, एक अलास्का के उत्तरी भाग में मिलेगी और एक अलास्का के दक्षिणी भाग के अंदर मिलेगी। तो इन दोनों श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जरा देखें। तो अलास्का के उत्तरी भाग में जो श्रेणी मिलती है उसको ब्रुक्स श्रेणी कहा जाता है। तो अलास्का के उत्तर में जो श्रेणी मिलेगी उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रुक्स श्रेणी के नाम से जानेंगे। तो पहली श्रेणी जो मिलेगी वो ब्रुक्स श्रेणी है। अब ब्रुक्स श्रेणी के बाद यहां पर हमें जो दूसरी श्रेणी मिलेगी उसको अलास्का रेंज के नाम से जाना जाता है। तो दो श्रेणियां आपको अभी यहां पर याद रखनी है, एक रेंज का नाम है ब्रुक्स रेंज और एक का नाम है अलास्का रेंज। ये दोनों ही श्रेणियों की बात करें तो ये अलास्का में लोकेटेड है, मतलब यूएसए का पार्ट है, और ब्रुक्स रेंज अलास्का के उत्तर में है और अलास्का रेंज अलास्का के दक्षिण में है।
इसी अलास्का रेंज के अंदर जब आप जाएंगे तो इसी अलास्का रेंज में आपको एक हाईएस्ट पीक मिलेगी यहां पर। तो इसी अलास्का रेंज पर आपको एक पीक मिलती है, इस पीक को कहा जाता है माउंट मैकिनले। तो इस पीक का नाम क्या है? माउंट। तो इसको कहा जाता है माउंट मैकिनले। तो हम यहां पर साइड में भी लिख दे रहे हैं इसको। तो अलास्का रेंज की अगर हम बात करें तो इस अलास्का रेंज पर जो हाईएस्ट पीक मिलती है, इस पीक का नाम क्या है? माउंट मैकिनले। यहां पर आपको साफ साफ दिख जाएगा, तो आप इसको एटलस में भी देख सकते हैं। तो माउंट मैकिनले के नाम से यहां पर आपको एक हाईएस्ट पीक मिल जाएगी। ठीक है। इस माउंट मैकिनले की बात करें तो 2015 के बाद से इसका नाम बदल दिया गया था। तो नाम बदलकर इसका कर दिया गया, तो इसी माउंट मैकिनले का दूसरा नाम मिल जाता है माउंट देनाली। तो माउंट मैकिनले का ही नाम बदलकर मैकिनले वहां के किसी प्रेसिडेंट के नाम पर इसका नाम ऐसे कुछ मालूम पड़ता है कि रखा गया था। और माउंट देनाली जब इसका नाम कन्वर्ट किया गया तो देनाली का शब्द यहां से जो लिया जाता है वो ऊंचे पर्वतों से लिया जाता है। तो माउंट देनाली के कारण हम कह सकते हैं कि ये पूरे उत्तरी अमेरिका में, तो पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, या पूरा सेंटेंस में लिख लो, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पीक है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो उसका नाम क्या है? माउंट मैकिनले। तो ये अलास्का रेंज में कोई भी एक खास चोटी आपको नहीं मिलेगी ब्रुक्स रेंज के अंदर, लेकिन अलास्का रेंज में जाएंगे तो आपको अलास्का रेंज पर माउंट मैकिनले, जिसका दूसरा नाम है माउंट देनाली, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप एक चीज और देखेंगे कि दक्षिणी भाग में ही हमें ऊंची श्रेणियां मिल रही हैं। तो दक्षिणी भाग में ही अगर ऊंची श्रेणियां मिलती हैं तो इसका संदर्भ यह है कि जो अभिसरण हुआ है वो दक्षिणी भाग में ही ज्यादा हुआ होगा, तो प्रेशर जो लगा होगा वो दक्षिणी भाग में ज्यादा होगा। इसी पश्चिम में ही चोटियां क्या हमें ज्यादा ऊंची मिलती हैं। ब्रुक्स अलास्का के बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो अब आप ये अलास्का के बाद कनाडा में इंटर करोगे तो कनाडा के तट के सहारे, अगर आप इस तट के सहारे जाएंगे तो यहां पर फिर से आपको एक रेंज मिलेगी। तो कनाडा के तट के साथ में फिर आपको एक रेंज मिलेगी और इसी रेंज का कुछ पार्ट आपको यहां पर भी मिलेगा। तो इस मतलब कंटिन्यूअस रेंज है, काफी लंबी रेंज है। इस रेंज को कहा जाता है कोस्ट रेंज। तो यहां पर भी जब आप जाएंगे तो यहां पर भी आपको एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, कोस्ट रेंज, तटीय श्रेणी। ठीक है, यहां पर भी आपको जो शब्द मिलेगा वो कोस्ट रेंज ही मिलेगा। तो तटीय श्रेणी का विस्तार पूरे पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है, कनाडा से लेकर पूरे कैलिफोर्निया तक, यूएसए के कैलिफोर्निया तक इस रेंज का हमें विस्तार मिल जाता है। इस कोस्ट रेंज की बात करें तो इस कोस्ट रेंज पर भी कुछ पीक्स मिल जाती हैं। तो इसी रेंज पर आपको दो पीक्स यहां पर मिल जाएंगी। तो यहां पर भी आपको दो चोटियां याद रखनी है। अगर इन पीक्स की बात करें तो इनके नाम क्या है? तो इस जगह जो आपको पीक मिलती है इसको कहा जाता है माउंट लोगन। तो यहां पर जो हाईएस्ट पीक मिलती है उसका नाम क्या है? माउंट लोगन। और इसके जो नीचे पीक मिलती है इसको कहा जाता है माउंट एलियास। तो दो चोटियां मिल जाती हैं, एक का नाम है माउंट लोगन और एक का नाम क्या है? माउंट एलियास। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, तो इसी तटीय श्रेणी के अंदर हमें दो चोटियां मिलती हैं। एक पीक का नाम हमें मिलता है माउंट लोगन। अगर माउंट लोगन की बात करें तो 4000 के लगभग या 4-4.5 के लगभग इसकी हाइट हमें मिलती है। तो इस माउंट लोगन की बात की जाए तो ये माउंट लोगन कनाडा में हाईएस्ट पीक है। तो हम कह सकते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा। तो ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो जैसे
माउंट मैकिनले की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये अलास्का में लोकेटेड है। और अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का। तो यूएसए की भी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो आंसर होगा हमारा माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है, जो नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जो माउंट लोगन मिलेगा वो कनाडा के अंदर मिलेगा। तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? माउंट लोगन। माउंट एलियास जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ मिलता है, अलास्का के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है यहाँ पर। इसका कुछ पार्ट कनाडा में है और कुछ पार्ट यहाँ पर इसको भी टच करता है यहाँ पर। तो इस एलियास की अगर हम बात करें तो दूसरी पीक जो हमें मिलती है उसका नाम है माउंट एलियास। तो माउंट एलियास की हाइट अगर आप देखेंगे तो माउंट मैकिनले की हाइट से थोड़ी सी कम हाइट, मतलब माउंट मैकिनले की हाइट आपको 6000 के समथिंग मिल जाएगी। और माउंट एलियास की हाइट अगर आप देखोगे 5000 के लगभग, और माउंट लोगन की जो हाइट है वो 4000 के लगभग मिलती है। तो हाइट्स आपको रटनी नहीं है। लेकिन माउंट एलियास की अगर हम बात करें तो ये माउंट एलियास सेकेंड हाईएस्ट है। तो इसको हम बोल सकते हैं माउंट एलियास को तो माउंट एलियास को बोल सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो माउंट एलियास की अगर हम बात करें तो ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी यहां पर आपको कौन सी मिल गई थी? माउंट मैकिनले। तो ये तीन पीक्स आपको मिली। तो माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एलियास जो कोस्ट रेंज पर है ये नॉर्थ अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी है। और इसी कोस्ट रेंज के उत्तर में स्थित माउंट लोगन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। और ये यूएसए में भी सेकंड हो जाएगी। यूएसए में भी ये क्या हो जाएगी? सेकंड नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये यूएसए में फर्स्ट है, ये यूएसए में फर्स्ट नंबर पर आता है हाईएस्ट में, और ये यूएसए में सेकंड नंबर पर चला जाएगा। इसके बाद अगर हम जाएं तो ब्रुक्स अलास्का कोस्ट, कोस्ट के बाद यहां पर एक रेंज मिलती है इस जगह पर कनाडा के। तो यहां पर भी हमें एक रेंज मिलेगी। इस रेंज को कहा जाता है मैकेंजी माउंटेन। तो यहां पर जो आपको मिलता है वो है मैकेंजी रेंज, मैकेंजी श्रेणी। तो चार श्रेणियां आपको क्रम से याद होनी चाहिए। ब्रुक्स श्रेणी, अलास्का श्रेणी, ठीक है, ब्रुक्स अलास्का कोस्ट मैकेंजी। ठीक है, तो ब्रुक्स अलास्का कोस्ट मैकेंजी पेयर में याद रखो, ब्रुक्स अलास्का कोस्ट मैकेंजी। ब्रुक्स की हाईएस्ट पीक, अलास्का की हाईएस्ट पीक। ठीक है, मैकेंजी में कोई हाईएस्ट नहीं है, इधर आपको हाईएस्ट मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप इस कोस्ट रेंज के पास में यहां पर जाते हैं तो इसके पास में फिर से आपको एक रेंज मिलती है कनाडा को, सॉरी यूएसए के अंतर्गत। तो यूएसए में यहां पर आपको फिर से एक रेंज मिल जाएगी। इस रेंज को कहा जाता है कैस्केड रेंज। तो इस रेंज का नाम क्या है? कैस्केड श्रेणी। तो एटलस में देखेंगे तो आपको यहां पर कैस्केड श्रेणी भी मिल जाएगी। ये कैस्केड श्रेणी इसी तटीय श्रेणी का ही एक पार्ट है, अलग से नहीं है, लेकिन हम अलग से पढ़ लेते हैं। तो इसी तटीय श्रेणी का एक पार्ट है यहाँ पर कैस्केड श्रेणी। इस कैस्केड श्रेणी के पास में देखोगे तो आपको यहाँ पर तीन हाईएस्ट पीक मिलेंगी। तो तीन यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियां मिलेंगी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये तीन श्रेणियां यहाँ पर मिलेंगी, पीक्स मिलेंगी, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो इसमें जो तीन श्रेणियां हैं इनके नाम देखें तो इसमें एक का नाम है रेनियर, दूसरी का नाम है हुड, और तीसरी का नाम मिलता है शास्ता। ठीक है, इसी शास्ता रेंज पर शास्तिनो करके एक वॉल्केनिक माउंटेन भी मिल जाता है। तो इसी कैस्केड रेंज के ऊपर कुछ वॉल्केनिक प्रोसेस भी मिलती हैं, जिसमें शास्ता रेंज पर शास्तिना करके एक वॉल्केनिक माउंटेन भी मिलता है। तो तीन रेंज आपको याद रखनी है, ब्रुक्स सॉरी रेनियर, हुड और शास्ता। इनके अंदर जो सबसे हाईएस्ट है, तो सबसे जो हाईएस्ट इसमें है वो कौन सा है? वो है आपका रेनियर। और क्रम याद रखना उत्तर से दक्षिण का, रेनियर, हुड और
शास्ता, जिसमें सबसे हाईएस्ट रेंज का नाम क्या है, माउंट रेनियर। ठीक है, तो फिर से आप देखोगे तो ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट मैकेंजी। तो कोस्ट मैकेंजी के बाद अगर आप जाएंगे तो कैस्केड रेंज मिलेगी। अब कैस्केड के साथ अगर हम किसी का पेयर बनाएंगे, कैस्केड के साथ अगर हम पेयर बताते हैं तो कैस्केड के पास में ही, यहां पर कैस्केड रेंज के पास में ही थोड़ा सा अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको सेरा नवेदा वाली रेंज मिल जाती है, जिसकी हमने चर्चा लास्ट में की थी। तो यहां पर आपको एक रेंज मिल जाती है जिसको कहा जाता है सेरा नवेदा, सायरा नवेदा। और इसी सायरा नवेदा की अगर हम बात करें तो इस पर भी एक हाईएस्ट पीक मिलती है। इस हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसका नाम है माउंट व्हिटनी। ठीक है, तो माउंट व्हिटनी, या इसको हिंदी में एक बार लिख लेते हैं, साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा, माउंट व्हिटनी। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक आपको मिलती है वो है माउंट व्हिटनी। एटलस के अंदर देखोगे तो साफ साफ आपको दिख जाएगा। तो सेरा नवेदा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट व्हिटनी। तो ये भी यूएसए के अंतर्गत ही आएगी, जो सेरा नवेदा की सबसे ऊंची चोटी है। और सेरा नवेदा के बारे में हम जान चुके थे कि जो सेरा नवेदा है ये एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो ये क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है। और बाकी के सारे जो माउंटेन पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारे के सारे माउंटेन आपके फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन सेरा नवेदा की जब हम बात करते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, जो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इस तरीके से तटों पर आपको दो दो पेयर, ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट मैकेंजी, कैस्केड, सेरा नवेदा। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो जब आप मेक्सिको के अंदर इंटर करेंगे तो मेक्सिको के अंदर आपको दो रेंज और मिलेंगी। एक रेंज इसके पश्चिमी तट पर मिलेगी, काफी लंबी रेंज है, और एक रेंज हमें इसके पूर्वी तट पर मिल जाएगी। तो एक रेंज इसके पश्चिमी तट पर मिलेगी, एक रेंज इसके पूर्वी तट पर मिलेगी, जिनको ओरिएंटल के नाम से जाना जाता है। तो इनको कहा जाता है ओरिएंटल। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इनको, ओरिएंटल रेंज के नाम से जाना जाता है। तो इस साइड जो रेंज है इसको कहते हैं सेरा माद्रे ओरिएंटल, और एक रेंज है सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो एक ओरिएंटल की रेंज है और एक का नाम क्या है, ऑक्सीडेंटल। ठीक है, तो सेरा माद्रे ओरिएंटल, सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो ये दो रेंज आप एटलस में देखो तो आपको मिल जाएंगी। एसएमओ के नाम से शॉर्टकट में इसको याद रख सकते हो। सेरा माद्रे ओरिएंटल इस साइड मिलेगा और ऑक्सीडेंटल आपको इस साइड मिल जाएगा। बाकी आप एटलस में एक बार चेक कर लेना किस साइड सेरा माद्रे ओरिएंटल है और किस साइड सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल दिया हुआ। तो ये आप देखेंगे तो 2, 4, 6 और 8। कैस्केड को एक ही बार याद रखना, डबल काउंट नहीं करना है, सॉरी, कोस्ट रेंज को सिंगल ही काउंट करेंगे। तो ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट मैकेंजी, कैस्केड, सेरा नवेदा, सेरा माद्रे ओरिएंटल एंड सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो ये हमारे पश्चिमी कॉर्डिलेरा की कुछ रेंज कंप्लीट होती हैं। लेकिन इस पश्चिमी कॉर्डिलेरा के अंदर हमने बोला था कि सबसे जो लॉन्गेस्ट रेंज आती है, तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम है रॉकी। तो अब हम यहाँ पर एक, इसमें जगह नहीं बचेगी तो एक अगली स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिल जाती है, तो इस जगह पर कनाडा से ये रेंज लगभग स्टार्ट हो जाएगी। तो कनाडा से इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कनाडा से स्टार्ट होकर ये रेंज दक्षिण की ओर पूरी की पूरी फैली हुई है और यूएसए तक ये फैली हुई है। तो कनाडा से लेकर यूएसए तक फैली हुई इस रेंज को किस नाम से जाना जाता है, तो ये नाम है आपके सामने रॉकी माउंटेन। तो ये पूरी की पूरी रेंज किस नाम से जानी जाती है, रॉकी माउंटेन के नाम से जानी जाती है, जिसका विस्तार कनाडा और यूएसए दोनों क्षेत्रों में मिलता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा रॉकी पर्वत। तो रॉकी माउंटेन्स के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन के बारे में बताएंगे। तो लोकेशन कहां पर इसकी है, नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका में भी कहां पर है, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का पार्ट। तो इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका अंडर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। और दूसरी चीज इसके अंदर हम देखें तो ये इसका जो विस्तार है वो दो देशों के अंदर है। तो इसका विस्तार कनाडा के अंदर भी मिलेगा और इसका विस्तार यूएस के अंदर भी मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो लॉन्ग रेंज है
ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का लॉन्गेस्ट रेंज है, तो इसमें लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ठीक है, तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे लंबी श्रेणी है, तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे लंबी श्रेणी, तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे लंबी श्रेणी का नाम क्या है? रॉकी माउंटेन। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो रॉकी माउंटेन है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन। तो ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन वही बताना है जो हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के बारे में पढ़ चुके थे। तो ओरिजिन में टेक्टोनिक के बेस पर आप इसका विवर्तनिकी के आधार पर इसकी उत्पत्ति के बारे में बता सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति विवर्तनिकी क्रियाओं से हुई है। ठीक है, दो प्लेटों के टकराने से, एक साइड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और इस साइड आपकी पैसिफिक प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टकराने से ही क्या है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा माउंटेन्स में रॉकी माउंटेन्स की उत्पत्ति हुई है। क्लियर हुआ? तो एक तो इस तरीके से आप रॉकी माउंटेन्स के बारे में चीजें बता सकते हैं। 3000 के लगभग इसकी टोटल लेंथ हमें मिल जाती है। अब इस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के अंदर कुछ पीक्स मिलती हैं, तो उन चोटियों की हम बात कर लेते हैं। तो इसी के अंदर आपको कुछ चोटियां मिल जाएंगी। तो 3 पीक इसके अंदर मिलती हैं। तो रॉकी माउंटेन्स की 3 चोटियां आपको याद रखनी है। तो इन 3 चोटियों की बात करें कि रॉकी माउंटेन्स की 3 चोटियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक मिलती है वो है आपकी माउंट एल्बर्ट। तो सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है यहाँ पर? माउंट एल्बर्ट। तो हाईएस्ट पीक जो मिलेगी उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। और इसके बाद एक और पीक मिलती है जिसको कहते हैं माउंट ब्लांका। और यहां पर जो पीक मिलती है इसको कहते हैं माउंट रॉबसन। तो 3 चोटियां आपको यहां पर याद रखनी है, माउंट रॉबसन, माउंट ब्लांका एंड माउंट एल्बर्ट। तो ये 3 पीक्स की अगर सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे नीचे माउंट ब्लांका, फिर माउंट एल्बर्ट और उसके बाद माउंट रॉबसन। तो इससे हमें यह भी क्लियर हो गया कि इसमें जो माउंट रॉबसन है ये कनाडा में लोकेटेड है, माउंट एल्बर्ट और माउंट ब्लांका यूएस में लोकेटेड है। अगर इनके पॉइंट्स की बात करें तो माउंट एल्बर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये रॉकी पर्वत की, या रॉकी लिख लो डायरेक्ट, रॉकी की या माउंट रॉकी की सबसे ऊंची चोटी। तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट। और ब्लांका की अगर हम बात कर लें तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, द्वितीय सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पर आती है, हाईएस्ट में ये फर्स्ट है और ये सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। लेकिन अगर हम माउंट रॉबसन की बात कर लें, माउंट रॉबसन की लोकेशन कनाडा के अंदर वैसे थर्ड नंबर पर आता है ये, लेकिन नॉर्मल अगर हम देखें तो ये कनाडा में लोकेटेड है। तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है कनेडियन रॉकी की सबसे ऊंची चोटी। तो हाईएस्ट पीक ऑफ कनेडियन रॉकी, देखो एल्बर्ट जो है वो अमेरिका मतलब यूएस में लोकेटेड, इसको अमेरिकन रॉकी बोलते हैं। जो पार्ट इसका नॉर्थ अमेरिका में आता है तो उसको, सॉरी कनाडा में आता है तो उसको कनेडियन रॉकी बोलते हैं। तो पूरे ओवरऑल अमेरिका में यहाँ नॉर्थ रॉकी माउंटेन्स में सबसे ऊंचा माउंट एल्बर्ट, केवल अमेरिका में भी माउंट एल्बर्ट होगा, लेकिन कैनेडियन रॉकी करके आ गया तो कैनेडियन रॉकी पर अगर क्वेश्चन आ गया तो उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट रॉबसन। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये रॉकी माउंटेन्स की चर्चा भी होगी। बाकी इसके अलावा यहां पर हम ब्रुक्स रेंज पढ़ चुके हैं, इसके बाद यहां पर हम अलास्का रेंज पढ़ चुके हैं,
इसके बगल में हम तटीय रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम मैकेंजी रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैस्केड रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके पास में यहाँ पर सेरा नवेदा के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर सेरा मादरे ओरिएंटल पढ़ चुके हैं और यहाँ पर सेरा मादरे ऑक्सीडेंटल। ये सारे के सारे वलित पर्वत हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेरा नवेदा मिलता है ये इसका अपवाद है, जो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। सबकी हाईएस्ट पीक आपको बता दी गई है। अब इसके अंदर तो ये कहानी होती है हमारी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की कंप्लीट। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के अंदर कितने पर्वत हैं वो सारी चीजें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ और चीजों को समझें। तो इसके पूर्वी भाग में यहां पर, तो पूर्वी भाग में भी आपको एक माउंटेन रेंज मिल जाती है। तो इस माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो इस माउंटेन रेंज को अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो रेंज मिलती है उसको अपलेशियन माउंटेन के नाम से पढ़ते हैं। अब आप एक चीज देखेंगे कि अपलेशियन पर्वत का जो निर्माण है वो पूर्वी तट पर हुआ, बाकी जो हमने वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पढ़ा वो पूरे का पूरा पश्चिमी तट पर था। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा हमने पूरे का पूरा देखा तो ये पूरे का पूरा पश्चिमी तट पर था। इसका निर्माण कहीं ना कहीं विवर्तनिकी की घटनाओं से हुआ होगा, लेकिन अपलेशियन माउंटेन पूर्वी तट पर स्थित है, तो इसका मतलब विवर्तनिकी की घटनाओं का प्रभाव यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओल्ड घटनाओं के कारण जो पृथ्वी के निर्माण के समय कुछ घटनाएं हुई थी, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, उन प्रक्रियाओं के दौरान इसका निर्माण हुआ होगा, इसलिए इस पर्वत को हम प्राचीन पर्वत बोलते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, प्राचीन मोड़दार पर्वत है। तो सारे पर्वत लगभग मोड़दार ही होते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन मोड़दार पर्वत। तो इसको कहेंगे ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। ऐसे पर्वत जो प्राचीन मोड़दार पर्वत हैं उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, अपशिष्ट पर्वत। तो जो पुराने मोड़दार पर्वत हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपशिष्ट पर्वत, रेजिड्यूल माउंटेन का यूज करते हैं। तो या तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, या हम ये कह सकते हैं कि ये रेजिड्यूल माउंटेन्स का उदाहरण है। अब आता है इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो इसी के दक्षिणी हिस्से पर यहां पर देखोगे तो आपको इसकी एक पीक मिल जाएगी हाईएस्ट, जिसको कहते हैं माउंट मिचेल। ठीक है, मिचेल। तो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या मिल जाएगा, माउंट मिचेल, जो इसके दक्षिणी हिस्से पर ही आपको मिल जाएगी। इसके बाद तो ये अपलेशियन पर्वत में बस इतना ही याद रख लेना कि ये ओल्ड रेजिड्यूल माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन वलनों के कारण हुई है और वर्तमान में ये काफी अपशिष्ट पर्वत होते हैं कि स्टार्टिंग समय में ये काफी ज्यादा ऊंचे थे, लेकिन वर्तमान में अपरदन के कारण इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा कम हो गई है, इसलिए इनको रेजिड्यूल माउंटेन, और इसकी हाईएस्ट पीक याद रखेंगे माउंट मिचेल। इसी के अंदर एक दो चीजों को और समझ लें। इसी पर्वत के अगर आप दक्षिणी हिस्से पर जाते हैं तो यहां पर कुछ पार्ट आपको मिलता है जिसका नाम आप देखोगे तो पिडमोंट करके आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अपलेशियन पर्वत के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पर जाओगे तो पिडमोंट करके आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। पिडमोंट भी बोल देते हैं इसको, पिडमोंट। तो ये पिडमोंट कहां पर मिलेगा, अपलेशियन पर्वत के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पर मिल जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग में इसको PIEDMONT, पिडमोंट। अब ये पिडमोंट क्या होते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्ट्रक्चर के अंदर जब हम इसके लैंड स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं उसके अंदर आपको एक स्थलाकृति पढ़ाई जाएगी, पिडमोंट। इस पिडमोंट का मतलब होता है कि अगर कोई क्षेत्र हिमालय पर्वत के या किसी भी क्षेत्र के, जैसे अपलेशियन पर्वत है, तो अपलेशियन के दक्षिण में अगर कोई स्थिति ऊंचाई वाली स्थिति दिखाई देती है तो उसको कहते हैं पिडमोंट। पिडमोंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पर्वत निर्माण के समय साथ में ऊंचा नहीं उठ पाया और वहीं से टूटकर उससे अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं पिडमोंट। मतलब ये कह सकते हैं फुट हिल रीजन ऑफ माउंटेन्स। तो पिडमोंट का मतलब होता है फुट हिल रीजन। तो ये जहां पर भी हमें पिडमोंट मिलती है, इसलिए वर्ल्ड में जितने भी हमें
फुटहिल माउंटेन्स मिलते हैं। फुटहिल रीजन ऑफ माउंटेन्स। फुटहिल मतलब गिरिपद। तो जहां पर भी विश्व में हमें किसी पर्वत की गिरिपदी स्थिति मिलती है उसको हम नाम ही क्या देते हैं, पिडमोंट। तो ये एक तरीके से पर्वत का प्रकार या पठार का प्रकार बोल देते, पिडमोंट पठार। तो पिडमोंट पठार ऐसे पठार होते हैं जो किसी पर्वत के दक्षिणी हिस्से पर मिलते हैं, जिसको पर्वत की गिरिपदी स्थिति के नाम से जाना जाता है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में स्थित पिडमोंट माउंटेन। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसी के पास में यहां पर आपको एक छोटी सी रेंज मिल जाती है। इस रेंज को कहा जाता है ब्लू रिज या ब्लू रेंज भी लिख सकते हो। तो यहां पर ब्लू ब्लैक व्हाइट करके कुछ श्रेणियां मिलती हैं। तो इन ब्लू ब्लैक व्हाइट श्रेणियों का संबंध कहीं ना कहीं किससे है, अपलेशियन पर्वत के साथ ही जुड़ा हो। तो अगर आपसे ब्लू रेंज, ब्लैक रेंज, व्हाइट रेंज पूछी जाती है तो हम कहेंगे इन सारी श्रेणियों का संबंध हमारा अपलेशियन पर्वत के साथ है। तो इस तरीके से आपका अपलेशियन पर्वत भी कंप्लीट होता है। लेकिन इन पर्वतों के अलावा जितने भी हमने यहाँ पर अभी तक पर्वत पढ़े, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के सारे पर्वत पढ़ लिए, मैंने यहाँ पर मेन आपको अपलेशियन माउंटेन्स भी करा दिया। इन पर्वतों के अलावा भी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पर्वत हमें मिलते हैं। तो वो कौन कौन से पर्वत हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो मैं कुछ पर्वतों के नाम आपको बता रहा हूं, तो उनको एक बार आप लिख लो। तो ये बहुत छोटे छोटे पर्वत हैं। जैसे पहले पर्वत की बात करें तो कोसोस्को, यहाँ पर इस जगह पर। तो अगर आप अलास्का में जाएंगे तो अलास्का में ही जो ब्रुक्स रेंज यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर थी हमारी ब्रुक्स रेंज। तो ये तो हो गया ब्रुक्स, और इसके नीचे जो रेंज थी इसका नाम था अलास्का। तो इसी ब्रुक्स और अलास्का के बीच में यहां पर छोटी सी एक रेंज मिलती है। इसी के बीच में यहां ये कह सकते हैं एक छोटा सा माउंटेन मिलता है जिसको कोस्कोक्विन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर कौन सा माउंटेन मिलेगा आपको, कोस्कोक विन माउंटेन मिल जाएगा। तो कॉस्कोक विन माउंटेन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये कॉस्कोक विन माउंटेन आपको किस जगह पर मिलेगा, तो अलास्का में हमें यहां पर तो कॉस्कोक विन माउंटेन मिल जाएगा। कॉस्कोक विन माउंटेन। तो बस इतना याद रखना है कि ये कॉस्कोक विन जो माउंटेन है ये अलास्का में लोकेटेड है। बस पोजीशन याद रखना कि कॉस्कोक विन माउंटेन्स कहां पर लोकेटेड है, तो हम कहेंगे ये अलास्का में लोकेटेड है। और अलास्का किसका पार्ट है, हम कहेंगे यूएसए का पार्ट है। इसके अलावा अगर आप यहां पर जाएंगे तो जो हमने अभी अपलेशियन पर्वत पढ़ा था, यहां पर कौन सी रेंज थी, अपलेशियन माउंटेन। तो जो अपलेशियन पर्वत आपने अभी देखा हुआ है, उस अपलेशियन पर्वत के नीचे हम ये देख चुके थे पिडमोंट का स्ट्रक्चर था यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ब्लू माउंटेन्स भी थे। इसके ऊपरी हिस्से पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा माउंटेन मिल जाएगा। इस माउंटेन को कहा जाता है अलघेनी माउंटेन। तो यहाँ पर आपको एक अलघेनी माउंटेन करके मिल जाएगा, अलघेनी पर्वत। तो दूसरा जो माउंटेन्स आपको याद रखना है वो आपका है अलघेनी माउंटेन। तो ये अलघेनी माउंटेन कहां पर स्थित है, ये यूएस में स्थित है। और अलास्का वाला पार्ट भी किस में आ जाएगा, यूएस के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा इसके इस मध्य भाग के अंदर जाएंगे यूएस में, यहां पर आपको एक छोटा सा माउंटेन मिल जाएगा जिसको कहते हैं ओचित्ता माउंटेन। तो तीसरा जो माउंटेन हमें मिलेगा वो आपको याद रखना है यहां पर ओचित्ता माउंटेन के बारे में। तो ये ओचित्ता माउंटेन भी कहां पर लोकेटेड, हम कहेंगे यूएसए में लोकेटेड। तो ये तीन पर्वत आपको यहां पर याद रखने हैं। तो ब्रुक्स अलास्का रेंज के पास में यहां पर कॉस्कोक्विन पर्वत याद रखेंगे, ये अलास्का का पार्ट है। ओचित्ता माउंटेन यूएसए में है। अपलेशियन पर्वत के उत्तर में अलघेनी पर्वत जो स्थित है ये भी कहां पर है, यूएसए में स्थित है। और इसके अलावा एक कैलिफोर्निया के पास में सैक्रामाउंटो माउंटेन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके निचले वाले भाग में यहाँ पर देख सकते हो
तो यहीं कहीं पर बना ले, तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक पर्वत है, मतलब थोड़ा अंदर मिलता है। मैं नाम केवल यूएसए याद रख लेना कि ये यूएसए में, इसको कह देते हैं सैक्रामेंटो। ये एटलस में बहुत कम मिलेगा, सैक्रामेंटो पर्वत। तो अगर आपसे सैक्रामेंटो के बारे में पूछा जाए कि सैक्रामेंटो माउंटेन कहां पर है, तो हम कहेंगे ये भी यूएसए में स्थित है। तो ये 4 पर्वत, सैक्रामेंटो, अल्गेनी पर्वत, ओचिता माउंटेन और कोस्कोग्विन, ये सारे के सारे पर्वत हमें कहाँ मिलते हैं? यूएस के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा कुछ माउंटेन है जो हमें कनाडा के अंदर मिलते हैं। जैसे यहां पर अगर आप जाएंगे तो इस जगह पर आपको, ठीक है, इस जगह पर आपको एक माउंटेन मिल जाएगा और एक माउंटेन आपको इस अलास्का पेनिनसुला के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इनके नामों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको, मैं एक बार चेक कर लूं इनके नाम क्या हैं। छोटे छोटे नाम हैं, एक नॉर्टे डैम है और एक टोरन घाट है। तो यहाँ पर जो मिल जाता है इसको कहते हैं नॉर्टे डैम। तो यहाँ पर आपको जो रेंज मिलेगी इसका नाम क्या है? नॉर्टे डैम। और यहाँ पर जो मिलता है उसको कहते हैं टोरन घाट। तो ये 2 माउंटेन आपको और याद रखने हैं। तो ये दोनों माउंटेन आपके कहां पर मिल जाते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। जिसमें पहला जो माउंटेन मिलता है उसको कहते हैं टोरन घाट। बस याद रखो कि ये है कहां पर। तो टोरन घाट कहां पर है? ये कनाडा में लोकेटेड है। और इसके अलावा अगर हम नॉर्टे डैम की बात करें तो नॉर्टे डैम भी कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। तो ये 2 पर्वत, टोरन घाट और नॉर्टे माउंटेन, हमें कहां मिलेंगे? कनाडा के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 1-2 पर्वत एक्स्ट्रा आप याद रख लेना। तो ये एक्स्ट्रा में याद रखना है आपको। ठीक है, इनके नाम मैं यहां पर लिखा दे रहा हूं। तो एक्स्ट्रा के अंदर आप देखोगे तो इसमें आपको एक मिल जाता है स्क्यूबा के अंदर, जिसका नाम है सेरा मेस्ट्रा। तो सेरा मेस्ट्रा के बारे में याद रखना, बाई चांस कई बार आ जाए। तो सेरा मेस्ट्रा माउंटेन ये कहां पर स्थित है? क्यूबा के अंदर स्थित है। तो सेरा मेस्ट्रा यहाँ पर मैप में नहीं दिखेगा, ये क्यूबा है छोटा सा, यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको इसके दक्षिणी हिस्से में सेरा मेस्ट्रा करके माउंटेन मिल जाएगा। तो सेरा मेस्ट्रा की लोकेशन क्या याद रखेंगे? कि ये क्यूबा में स्थित है। और एक माया माउंटेन याद रखेंगे जो बेलिज के अंदर मिलता है। ये सब कहीं ना कहीं पूछे गए एग्जाम्पल हैं। तो माया माउंटेन आपको कहाँ मिल जाएगा? बेलिज के अंदर। तो ये नोट्स में बहुत कम आपको एटलस में मिलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत नाम आप यहाँ पर याद रख लेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमने नॉर्थ अमेरिका माउंटेन्स के अंदर या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के अंदर सारे के सारे माउंटेन्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इन माउंटेन्स के बाद जो हम स्टडी करेंगे वो आपकी लगभग यहाँ पर प्लेटूस की स्टडी होगी। ठीक है, माउंटेन्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो माउंटेन से ही जुड़ा हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? प्लेटू। तो माउंटेन्स हो गया, तो अगली क्लास में हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे प्लेटूस। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।